नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 47 अध्याय आप मुझसे सुन चुके हैं और आज 48वें अध्याय की बारी है। अंतिम अध्याय में आपने जो सुना वो यह था कि मिस्टर खन्ना और गोविंदी जो कि पति पत्नी हैं, उनके बीच में कुछ तनाव हुआ है और तीसरे व्यक्ति को लेकर हुआ है। तीसरी महिला है मिस मालती, और उनके और मिस्टर मेहता के संबंधों के को लेकर के जो अफवाहें बाजार में हैं, वो गोविंदी अपने वार्तालाप से इन पृष्ठों में एकदम उसको जस्टिफाई करती नजर आती हैं। बहुत बहस मुबाहिसा बढ़ गया है पति पत्नी के बीच में, तनाव बहुत बढ़ गया है। इस हद तक बढ़ गया है कि गोविंदी घर छोड़ने का विचार लेके घर से निकल जाती हैं और जाकर के अपनी उदास मन स्थिति के साथ चिड़ियाघर के पार्क में बैठती हैं जाकर, जहां संयोगवश अचानक मिस्टर मेहता आ जाते हैं और उनके साथ उनकी एक लंबी बातचीत होती है। बातचीत का लबोलुबाब आखिरी अध्याय जो मैंने आपको सुनाया उसमें यह था कि मिस्टर मेहता उनको बार बार समझा रहे हैं कि ये जीवन है और उसमें ऐसे क्रम चलते रहते हैं, और वो गोविंदी का जो बखान करते हैं एक आदर्श और संपूर्ण नारी के रूप में, उससे गोविंदी बहुत आह्लादित भी हो जाती हैं मन ही मन, और भावुक भी हो जाती हैं। और अंतिम अध्याय में जो मिस्टर मेहता के वार्तालाप के तौर पे मिस्टर मेहता के जो डायलॉग्स प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, उसमें कुछ पंक्तियां इतनी अच्छी हैं कि मुझे लगा कि जब मैं आपको अगला अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी तो उससे पहले ये पंक्तियां फिर से सुनाऊंगी, क्योंकि ये सभी के लिए है। और जब वो कहते हैं, मिस्टर मेहता कहते हैं कि हम में जीवन की शक्ति इतनी कम होती है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वे क्षीण हो जाती है, मतलब वर्तमान में जीना चाहिए। मिस्टर मेहता ये बात गोविंदी को बता रहे हैं। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े रहते हैं। उठने का नाम नहीं लेते, सामर्थ्य ही नहीं रहती। या तो जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए, सहयोग में लगनी चाहिए, भाईचारे में लगनी चाहिए, वे पुरानी अदावतों का बदला लेने, बाप दादों का ऋण चुकाने में भेंट हो जाती है। और ये जो ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहां जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है ओठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूं अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। विज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोलू है। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जाहिर सी बात है कि एक पात्र के तौर पर प्रेमचंद जी ने अपने ही भाव लिखे हैं। खैर, अंत ये हुआ था 47वें अध्याय का कि वो काफी समझा बुझाकर गोविंदी को उनके घर छोड़ देते हैं, और फिर वो समझाते हैं जब वो ये कहती हैं कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूं, एक नारी भी हूं, और इतना अब मैं नहीं झेलने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तब वो उनसे कहते हैं कि ये प्राण जैसे देह का संचालन करता है और प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व तो महान गौरव का पद है, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिलता। माता का काम जीवन देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति हो, उसकी क्या परवाह करना कि कौन उससे रूठता है और कौन उससे बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही उपयुक्त स्थान है। कुल मिला के मेहता जी उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका स्थान कहीं भी नहीं है बाहर, उनके अपने घर में ही है, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन उनसे रूठा हुआ है और कौन उनको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतनी अतुलनीय शक्ति की स्वामिनी है जो कि हर महिला होती है कि वो जीवन दान देती है। और ये समझाते हुए वो उसे गोविंदी को उनके घर छोड़ आते हैं। आगे सुनिए 48वां अध्याय। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती हैं। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती हैं, यहीं स्वयं सेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का
राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई हैं, तब से इस स्थान की रौनक और बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है, उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली है और संसार का रंग ढंग उसे समझ में आने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है, पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता। न कभी हिम्मत हारता है, लेकिन शहर की हवा उसे लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े रुपए बचाए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। और अब उसका रोजाना आमदनी 2.5 से 3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन में बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है, 5 सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से कुछ राजनीतिक ज्ञान भी उसे हो गया है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ उसे समझ में आने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वो यहाँ से घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ था, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता भी नहीं है। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक भी पैसा घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे देने के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वो लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब छोटा सा महाजन है, पड़ोस के इक्के वालों धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में उसने मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया और अब जुनिया को यहाँ लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है, वह सड़क के नल पर नहा के आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उसके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाके पूछता है, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े होके कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है, जी बहुत बेचैन है। गोबर ने इससे पहले भी 2-3 बार मिर्जा को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल नहीं कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जो रुपए लेके देना नहीं जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते नहीं थे, इधर आए उधर गायब। यह तो नहीं कह सका कि रुपए नहीं दूंगा, पर या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? इसके पीने से कोई फायदा नहीं है। मिर्जा ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूं मालिक, मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं आपसे इनकार नहीं करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरवी रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, यार आप क्या कह रहे हैं मालिक? रुपए होते तो मैं आपको जरूर दे देता, अंगूठी की कोई बात नहीं है। मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और अब मैं भिखारी हो गया हूँ। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख मांगनी पड़े, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए, कितनों को ही उन्होंने गाड़े समय पर मदद की, पर वो ऐसे मिलना भी नहीं पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वो समय समय पर रुपयों के ढेर लगा लेते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कदर न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत हो पाता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल की अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता है वह मिर्जा ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से इसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने कभी किराया नहीं मांगा, न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी नहीं था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में इक्के वाले रुपए मांगने आए। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ था, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी, 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना सूद पर दे दिया। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा।
मैं तो कहता हूँ जितने तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं यहाँ अकेला था और चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी के सब बराबर, बीड़ी तमाकू को भी पैसा नहीं बचता था। उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ, टहलाओ, फिर नाना बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया था। जब से घर वाली आई है उसी कमाई में रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। तो जिंदगी ही गारत हो गई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे और 12 मास चलती है अब तो। रात को लौटोगे तो घरवाली पांव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह गोबर के मन में बैठ गई बात। जी उचाट हो गया। अब तो जुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी शुरू कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेकर जाना चाहिए। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है वह उससे सजग हो गया था। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ, बहनों और जुनिया के लिए एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए एक तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियां, जुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा, बच्चों के लिए टोप, फ्रॉक तो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई, बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि गोबर जा रहा है। कई मर्द औरत उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम्ही लोगों पर छोड़े जाता हूं। भगवान ने चाहा तो होली के दिन लौटूंगा, होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेरिया को बिना लिए नहीं आना, नहीं घर में नहीं घुस पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके हो, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी से मित्र भाव था। सब एक दूसरे के सुख दुख के दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकाशी रखने वाले एकाशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंगों की को बटखरे बताता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम नहीं था। गोबर घर जा रहा था। सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते थे। इतने में भूरा इक्का लेके आ गया। अभी दिन भर का धावा मार के आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है। वैसे ही इक्का उधर फेंक दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का आगे बढ़ा, पहुंचने वाली गली तक मोड़ पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरी तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम तो मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पे बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा क्या? जहां तुम्हारा पसीना गिरे मां, वहां मैं खून गिराने को तैयार हूं। इतना दिल छोटा नहीं है मेरा, और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता नहीं छोड़ेगी। गोबर ने कुछ नहीं कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। देख पा रही हूं मैं कि प्रेमचंद जी ने अगला अध्याय शुरू किया है नए सिरे से। तो नए सिरे से शुरू किया है तो अगले सप्ताह में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।